हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या गिवन क्या होता है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ये जो सैंपल स्पेस होता है ये डिवाइडेड होता है इवेंट्स के बीच में। ठीक है, विल इन जनरल विल अज्यूम एन इवेंट्स के बीच में ये डिवाइडेड है। ठीक है, कौन से इवेंट्स? E1, E2, E3, E4 सॉन्टिल EN। ठीक है, इस तरीके से जो एन इवेंट्स आ रहे हैं ये एन इवेंट्स के बीच में ये इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एन इवेंट्स हैं, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाले के अंदर और सेकंड वाले के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो क्या लेट E1, E2 and so on till En are n mutually exclusive and set of exhaustive events। एग्जॉस्टिव क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सैंपल स्पेस, इन सबका यूनियन जो आ रहा है सारा का सारा सैंपल स्पेस आ रहा है। ठीक है, कोई भी पार्ट खाली नहीं है सैंपल स्पेस का। ठीक है, एंड लेट E be another event defined। ठीक है, E जो है इनके अलावा एक और इवेंट डिफाइंड है। अब खुद सोचो, क्योंकि सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर अप हो चुका, अब E अगर कोई नया इवेंट डिफाइंड है, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली इनमें से ही कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कवर अप हो चुका है। जैसे अब इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यहीं पे इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमने डाई को रोल किया एंड पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक है E1, एक है E2। E1 where E1 is, ये एग्जांपल है, where E1 is प्राइम नंबर and E2 is नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर में E1 में क्या क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, इधर आ जाएगा 1, 4, 6। अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं कोई इवेंट E डिफाइन करूंगा, लेट्स से E1 नंबर, अब वो जो E1 नंबर है वो E1 के अंदर भी आ सकता है, E2 के अंदर भी आ सकता है। यानी कि अब जो E के जो एलिमेंट्स हैं वो E1 और E2 दोनों में आ सकते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, ये इन जनरल अब डिफाइन किया कि E1, E2, E3 सो टिल En है हमारा सारा का सारा। पहली बात तो ये एलिमेंट्स को कवर अप कर रहा है, राइट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इनका यूनियन जो है टोटल सैंपल स्पेस होगा। प्लस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई भी इवेंट E डिफाइन करेंगे, ठीक, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो E1 में होंगे, या तो E2 में होंगे, या तो E3 में होंगे, सो टिल, या तो En में होंगे। तो इस तरीके से वो ऐसा जाए। ठीक है, तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E, ये जो E है इसके होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखो, देखो E1 जो है या तो ये हो जाए, और ये हो जाए, और ये हो जाए। भाई आवाज अटक रही है, प्लीज दोबारा बोलो। डिस्कनेक्ट हो गया था, शुरू से रिपीट कर दोगे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने बोला कि जस्ट एक एग्जांपल दी मैंने। ठीक है, कि लेट्स से टोटल जो सैंपल स्पेस है आफ्टर रोलिंग अ डाई, ठीक है, तो उसको हमने दो इवेंट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज प्राइम नंबर एंड नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर आ गए, ये नॉन प्राइम नंबर आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी और इवेंट मैं करूंगा तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो E1 को बिलोंग करेंगे या तो E2 को बिलोंग करेंगे। तो वही चीज इधर लेके जा रहे हैं कि अगर मैंने सारा का सारा सैंपल स्पेस एन इवेंट्स के अंदर, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर अगर मैंने डिवाइड कर दिया है, तो लेट द एग्जॉस्टिव सेट, जो सारे के सारे एग्जॉस्टिव सेट्स है, मतलब इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस जा रहा है, एंड लेट E बी अनदर इवेंट डिफाइंड
ई बी अनदर इवेंट डिफाइंड। अब ई जो इवेंट है उसका एलिमेंट जो होंगे वो या तो E1 को बिलोंग करेंगे या तो E2 को, अब कहीं पर भी बिलोंग कर सकते हैं। तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। ठीक है, इन सबका सम जो होगा वो ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ। देखो अब बाकी सब भूल जाओ, अब इस पार्ट को देखो, फिर इस पार्ट को ऑब्जर्व करो। राइट, अब मैं अगर सिर्फ ये ब्लू एंड ये पिंक वाले पार्ट को ऑब्जर्व करूं तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम। बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे सबकी अगर मैं बात करूं तो सबकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, पहली बात तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, इवेंट ई की। तो इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ठीक, इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इन सबका सम। और इन सबका सम क्या जा रहा है, ठीक, दैट इज प्रोबेबिलिटी 1 नहीं जा रहा भाई, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। ठीक है, तो इन सबका सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला पार्ट क्या है, जो ई और E1 का कॉमन पार्ट है, तो आई कैन राइट दिस ई इंटरसेक्शन E1, I can write this E intersection E2. I can write this E intersection E3. Similarly, this will be E intersection E4 and this would be E intersection En. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E का फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection E2 plus probability of E intersection E3 plus so on till probability of E intersection En। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। ठीक, विल अज्यूम कि E1 E2 E3 जो so on till En है वो पहले हो चुके हैं, E बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस probability of E2 into probability of E given E2 and so on till last में probability of En into probability of E given En. So this will be the total probability of happening the event E. So that is why इसको बोलते हैं total probability theorem. Basically total probability theorem का मतलब क्या है कि एक इवेंट जो है ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, either it can happen through event E1 or it can happen through event E2 or E3 or E4 or En. तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई जो होगा इन सबका सम होगा, आइदर इट हैपेंस थ्रू E1 और दिस और दिस और दिस, तो इन सबका सम करेंगे, इन सबका सम करके क्या आ जाएगा, ये पहला वाला पार्ट। तो दिस पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई थ्रू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई थ्रू E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई थ्रू E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई थ्रू En। तो इन सबका जो सम होगा दैट विल बी माय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ई। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट था इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो आई कैन राइट इट इन टू वेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ई, राइट। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई, ओके। अब या तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। अब देखो मेरा मेन मोटिव है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए मैं यूज ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर रहा हूं तो विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो ये चीज हो नहीं सकती। तो इसलिए ये वाली जो चीज है ये नहीं लगाएंगे एंड ये वाली चीज लगाएंगे। तो E1 को अज्यूम करेंगे कि वो पहले हो रहा है, उसके बाद E गिवन E1 होगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज आ गई। देन सेकेंड, इन केस अगर मैं ये चीज यूज करता हूँ सबके अंदर, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, that would be probability of E into probability of E1 given E plus probability of E into probability of E2 given E plus so on till probability of E into probability of En given E। तो ये probability of E कॉमन आके सबका कटेगा, तो क्या आ जाएगा, that is probability of E1 given E plus probability of E2 given E plus probability of E3 given E plus so on till probability of En given E, that would be 1। ठीक है, एक ये भी स्टेटमेंट याद रखना, बट अदरवाइज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इज आर दिस। ठीक है, अब ये चीज जो है ये जनरली एग्जांपल के थ्रू क्लियर होती है,
ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि अ डाई इज रोल्ड, probability of getting prime number is 6 by चलो 3 by 10 and probability of getting नॉन प्राइम नंबर, या फिर एक काम करते हैं, प्राइम नंबर नॉन प्राइम नंबर के बजाय हम ये बोलते हैं कि probability of getting 1 2 3 is 0.1 0.2 0.3 and 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी है 0.1 0.1 0.2, ठीक है। बेसिकली इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि लेट मी टेक अ स्टैंडर्ड एग्जांपल, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है वो, वन बैग contains 4 white and 5 black balls. Another bag contains 6 white and 7 black balls. ठीक है, a ball is transferred from first bag to the second bag. ठीक है, a ball is transferred from first bag to the second bag and then a ball is drawn from the second bag. ठीक है, find the probability that the ball drawn is white. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो बैग हैं, ठीक है। पहले बैग के अंदर हमें सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ठीक, बैग 1 एंड सेकंड बैग का भी कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है, बैग 2। तो बैग 1 के अंदर क्या चीज़ है, 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 के अंदर क्या है, ठीक है, 6 वाइट एंड 7 ब्लैक, ठीक है, 4 वाइट एंड 5 ब्लैक, 6 वाइट एंड 7 ब्लैक। अब वो क्या बोल रहा है कि हमने एक बॉल निकाली रैंडमली और इसके अंदर डाल दी, फिर इसके अंदर से हमने एक बॉल निकाली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जो बॉल निकाली है फाइनली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वाइट, कि वो बॉल जो है वो वाइट होगी, ठीक है। अब यार ये एक्चुअली में डिपेंड करेगा कि यहां से जो पहली बार में बॉल आई वो व्हाइट बॉल हमने डाली है या ब्लैक बॉल डाली, राइट। अगर तो मैंने व्हाइट बॉल डाली तो इधर व्हाइट हो जाएंगे 7, तो प्रोबेबिलिटी अलग आएगी। और अगर मैंने ब्लैक बॉल इधर से इधर डाली है, राइट, तो इधर 8 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी अलग आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि फाइनली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि पहले बैग से जो दूसरे बैग में हमने बॉल ट्रांसफर की है वो बॉल कौन सी है, राइट। और वो तो रेंडमली हमने ट्रांसफर की है, राइट। तो इस केस में हम क्या चीज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे,
ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसको लेके जाएंगे E1 एंड इसको लेके जाएंगे E2। अब देखो, या तो बॉल व्हाइट ट्रांसफर होगी या तो ब्लैक ट्रांसफर होगी, इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल नहीं, राइट। तो वी विल अज्यूम टू इवेंट्स दैट व्हाइट इज ट्रांसफर्ड एंड इवेंट E2 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब ये सोचो कि जब मैंने E1 कर दिया तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दी, तो बैक 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 7 व्हाइट एंड 7 ब्लैक। ठीक है, एंड अगर ब्लैक ट्रांसफर किया तो आ जाएगा 6 व्हाइट एंड 8 ब्लैक। ठीक है, 6 व्हाइट एंड 8 ब्लैक आ जाएगा, और उधर आ जाएगा 7 व्हाइट एंड 7 ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक बॉल ड्रॉ की, अब उस बॉल के व्हाइट होने के चांसेस क्या। अब जो व्हाइट बॉल है वो E1 से भी आ सकती है, वो E2 से भी आ सकती है। ठीक है, अब वो जो बॉल है व्हाइट, वो E1 के थ्रू भी हो सकता है, वो E2 के थ्रू भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या बना, इस चीज का मतलब बना कि हमने पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज E1 और E2। अब जो व्हाइट आने के चांसेस हैं वो E1 के थ्रू भी हो सकता है, वो E2 के थ्रू भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट जो होगा, ठीक, मैं किस तरीके से लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड E2। So that would be probability of E1 into probability of white given E1 plus probability of E2 into probability of white given E2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, this will be the total probability of white। अब सबसे पहले तो what is the chances E1 होने के। E1 का मतलब क्या है कि हमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया बैग 1 से बैग 2 के अंदर। तो यार देखो, जितने तरीकों से हम जो व्हाइट बॉल है इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने तरीकों से हम व्हाइट बॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो E1 होने के चांसेस क्या आ जाएंगे, जितने तरीकों से मैं व्हाइट बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल एंड ट्रांसफरिंग अ व्हाइट बॉल इज सेम, क्योंकि अगर मैंने उठाई तो मैं ट्रांसफर तो करूंगा करूंगा, तो उठाने के व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, दैट इज 4/9। तो वही मेरी प्रोबेबिलिटी होगी E1 के होने की, दैट इज व्हाइट बॉल को ट्रांसफर करने की। ऐसे E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दैट इज 5/9, जो ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करने के चांसेस है, सिलेक्ट करने के चांसेस है, वही उसके ट्रांसफर करने के चांसेस है। अब ध्यान से देखो, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, दैट इज 4/9, ठीक, एंड E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई +5/9। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, व्हाट इज दिस, ये चीज क्या है कि वी विल अज्यूम कि E1 हो चुका है। अब सेकंड बैग से व्हाइट बॉल के निकालने के चांसेस क्या हैं। तो अब अगर हमें मालूम है कि अगर E1 हो चुका है तो सेकंड बैग के कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी। अब इसके थ्रू व्हाइट बॉल के निकालने के चांसेस क्या हो जाएगा, 1/2। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर हम E2 हो चुका है, विल नाउ अज्यूम कि E2 हो चुका है, नाउ अगर E2 हो चुका है तो सेकंड बैग की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ये। अब इसके थ्रू व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस वो जो आएंगे वो आएंगे ये। ध्यान से देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग इफ अ ब्लैक बॉल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग। तो उसके क्या चांसेस आएंगे, भाई बैग 1 से बैग 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने के बाद बैग 2 की कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। अब इसके थ्रू व्हाइट बॉल को निकालने के क्या तरीके होंगे, 6/8, सॉरी 6/14, राइट। तो 6/14 का मतलब कट करके ये आ जाएगा 3/7। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये 2 पे कटा, तो 2 पे कट के कितना आ गया 2, तो ये आ गया 2/9 प्लस 5 3 था 15, अच्छा 3 कटेगा तो इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/21। अब देखो, टोटल एलसीएम के जा रहा है 63, 7 to the 14 plus 3 15, so that is 29/63। So this is the total probability of getting a white ball if this event takes place। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, जो पूरा सैंपल स्पेस है उसको पहले मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या कि या तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगी या तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी बैग 1 से बैग 2 के बीच। ठीक है, तो मैंने इवेंट E1 ले लिया, डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगी। अब इवेंट E1 के होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, तो जितने तरीकों से मैं बैग 1 से व्हाइट बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उतने तरीकों से मैं व्हाइट बॉल को ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक, तो व्हाइट बॉल के ट्रांसफर करने के चांसेस
एंड सिलेक्ट करने के चांसेस आर सेम, तो इसलिए E1 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 4/9, जिस तरीके से मैं व्हाइट बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे E2 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने के चांसेस वो आ जाएगा 5/9 बैक वन से। अभी हमने एक एक बॉल ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करने के बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब जो टोटल व्हाइट बॉल आ सकती है वो E1 के थ्रू भी आ सकती है, जो सिलेक्ट करूंगा वो क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना E1 हुआ है या E2 है, हम तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो विल अज्यूम कि वो E1 के थ्रू भी हो सकता है, E2 के थ्रू भी हो सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल थ्रू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल थ्रू E2, और है तभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 into probability of getting a white ball given E1 happened, or probability of E2 given that probability of sorry into probability of white ball given that E2 has happened। ठीक, मतलब E1 के होने के चांसेस व्हाइट बॉल के निकालने के चांसेस निकालेंगे गिवन दैट की जो ट्रांसफर हुई थी फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में वो व्हाइट थी एंड सिमिलरली ब्लैक के। तो E1 की प्रोबेबिलिटी डाल दी, E2 की प्रोबेबिलिटी डाल दी। अब जो W गिवन E1 है या W गिवन E2 है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी कि E1 हो चुका है। अब अगर E1 हो चुका है तो सेकंड बॉल की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 7 ब्लैक एंड 7 व्हाइट। अब यहां से व्हाइट बॉल आने के चांसेस जो होंगे वो ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 1/2। ऐसे सिमिलरली आफ्टर E2 हैज हैपेंड, तो सेकंड बैग की कॉन्फ़िगरेशन है दिस, तो इसके अंदर से व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने के चांसेस क्या आ जाएंगे? 6 बाय टोटल 14। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया 29/6। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं इसके अंदर? यस सर। सत्य भाई, दक्ष, अनन्या, यस सर। दिया, काव्या, शुभम, वासु, यस सर। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और एज ए एग्जांपल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा कुछ करने के लिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से साथ साथ में रीड करना, ठीक है, वहीं से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अ पर्सन has undertaken a construction job the probabilities are 0.65 that there will be strike and 0.8 that construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the job will be completed on time if there is strike, if there is a strike. Determine the probability of completing कंस्ट्रक्शन जॉब या जॉब ही ले लो ऑन टाइम, ठीक है। देखो, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसको कंप्लीट करने के चांसेस दो कंडीशन में उसने बता रखे हैं कि अगर स्ट्राइक होती है तो उसके कंप्लीट होने के चांसेस क्या ऑन टाइम,
एंड अगर जॉब कंप्लीट अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो उसके टाइम पे कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम पे कंप्लीट होने के चांसेस, राइट। अब वो हमें पता नहीं है कि स्ट्राइक हो रही है या नहीं हो रही, विल अज्यूम बोथ द केसेस। तो अब वो बोल रहा है कि टाइम पे कंप्लीट होने के चांसेस क्या हैं, कि अगर कंस्ट्रक्शन जॉब है हमारे पास तो उसके टाइम पे कंप्लीट होने के चांसेस क्या हैं, ठीक है। अब देखो, विल अज्यूम बोथ द केसेस कि इफ स्ट्राइक इज देयर एंड इफ नो स्ट्राइक इज देयर, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने के चांसेस, तो कंप्लीट होने के चांसेस स्ट्राइक के थ्रू भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक के अंदर भी कंप्लीट होने के चांसेस हैं, एंड अगर स्ट्राइक नहीं हो रही तब भी कंप्लीट होने के चांसेस, ठीक। तो इस तरीके से अब ध्यान से देखो, सबसे पहले स्ट्राइक होने के चांसेस क्या हैं, ठीक है। 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, तो स्ट्राइक होने के चांसेस क्या हैं, 0.65 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक, अब देखो स्ट्राइक नहीं होने के चांसेस 1 माइनस कर लो तो दैट इज 0.35, ठीक है। तो नहीं होने के चांसेस कितने आ जाएंगे, 0.35। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि 0.8 इज द चांसेस दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक नहीं है, ठीक, तो यानी कि अगर स्ट्राइक नहीं है तो कंप्लीट होने के चांसेस क्या हैं, तो नॉन स्ट्राइक के थ्रू कंप्लीट होने के वर्क के कंप्लीट होने के चांसेस हैं 0.8, एंड स्ट्राइक के थ्रू वर्क के कंप्लीट होने के चांसेस है 0.32, ठीक। तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, मैं इस तरीके से सोचूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क एंड इफ स्ट्राइक इज देयर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क इफ नॉट नो स्ट्राइक इज देयर। So that would be probability of strike into probability of completing the job given that strike has happened, plus probability of no strike into probability of completing the work given that no strike has happened. अब ध्यान से देखो, इन सब की वैल्यूज जो है ऑलरेडी जो हमें गिवन है वो बस पुट करेंगे। तो स्ट्राइक होने के चांसेस क्या है, ठीक, स्ट्राइक होने के चांसेस है 0.65, ये दे रखा, इनटू कंप्लीट होने के चांसेस क्या है कि अगर स्ट्राइक हुई, इफ गिवन दैट स्ट्राइक हुई, वो आएंगे 0.32, प्लस स्ट्राइक ना होने के चांसेस क्या है 0.35, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क गिवन दैट स्ट्राइक हैज नॉट हैपेंड, राइट, तो दैट इज 0.8, दिस वुड बी 0.8। तो ये कंप्लीटिंग द वर्क देगा, ठीक है। सो दैट वुड बी 0.65 इंटू 0.32, ठीक है, प्लस 0.35 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है 0.208, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.28, ठीक है, ये आ जाएगी, एंड इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 0.488, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। हाँ जी, देखो स्टेटमेंट को रीड करके ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करना, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताओ। तो सर ऐसे ही किया, ऐसे ही आते मगर क्वेश्चन ऐसे आता है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फैक्ट्री, ठीक है, देयर आर 3 मशीन्स, ठीक है। machines A, B and C manufacture 25%, 35% and 40% of the total product. Let's say product is X, ठीक है, X प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो टोटल एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन हैं जो उस प्रोडक्ट X को बना रही हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स हैं। ए यूनिट जो है वो टोटल प्रोडक्शन का 25% बनाती है, बी जो है वो टोटल प्रोडक्शन का 35% बनाती है, और सी मशीन जो है वो टोटल प्रोडक्शन का, उसकी कैपेसिटी ज्यादा तो वो 40%, ठीक है। अच्छा, ऑफ देयर आउटपुट्स, ठीक है, 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव,
मतलब जो मशीन ए बनाती है उसका टोटल 5%, मशीन ए का जो बना रही है उसका टोटल 5% इफेक्टिव होगा, मशीन बी जितने भी प्रोडक्ट्स बना रही है उसका टोटल 4% इफेक्टिव होगा, एंड मशीन सी जितना भी बना रही है उसका टोटल 2% इफेक्टिव होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? ठीक है। नाउ अ प्रोडक्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, प्रोडक्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, फ्रॉम द फाइनल जितने भी प्रोडक्ट्स बन के आ गए उसके अंदर से एक प्रोडक्ट को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, एंड चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव। अब ध्यान से देखो, हमें पता ही नहीं है जो हमने प्रोडक्ट को रैंडमली सिलेक्ट किया वो ए ने बनाया है, बी ने बनाया है, सी ने बनाया है, क्योंकि ए के प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग है, बी के थ्रू डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग है, सी के थ्रू डिफेक्टिव होने के चांसेस अलग है। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल, तो एक चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर वो एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता है तो याद रखना इन दैट केस हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते। कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि अगर जिस चीज के निकालने के तुम्हें चांसेस पूछ रहा है वो, राइट, अगर उस चीज के होने के तरीके जो है, नंबर ऑफ वेज जो है वो एक से ज्यादा, वो ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, राइट, इन दैट केस तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है कि ए से होने के चांसेस प्लस बी से होने के चांसेस प्लस सी से होने के चांसेस करने। ठीक है, तो देखो ए मैन्युफैक्चर कर रहा है, बी मैन्युफैक्चर कर रहा है, सी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो डिफेक्टिव जो है वो ए के थ्रू भी आ सकता है, वो बी के थ्रू भी आ सकता है, सी के थ्रू भी आ सकता है। तो डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? Total probability of it being defective, that is probability of defective and manufactured by A plus probability of defective and manufactured by B plus probability of defective and manufactured by C. So that would be probability of A, it is manufactured by A, into probability of defective given that it is manufactured by A, plus probability of it is manufactured by B into probability of defective given that it is manufactured by B, plus probability of C into probability of it being defective given that it is manufactured by C. ठीक, और ध्यान से देखो A के मैन्युफैक्चर करने के चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज 25/100, राइट। A कितने मैन्युफैक्चर कर रहा है? 25% केसेस, तो 25/100 A के मैन्युफैक्चर करने के चांसेस आ जाएंगे। ऐसे B के मैन्युफैक्चर करने के चांसेस कितने आ जाएंगे? 35/100। C के मैन्युफैक्चर करने के चांसेस कितने आ जाएंगे? 40/100। अच्छा, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ने बनाया और वो डिफेक्टिव होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, तो जो ए के डिफेक्टिव के चांसेस हैं वो कितने? 5 चांसेस, तो दैट इज 5/100। अच्छा, बी के थ्रू डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या? डिफेक्टिव गिवन दैट वो बी ने बनाया, तो बी के जो परसेंटेज है दैट इज 4, तो 4/100। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोडक्ट इज मेड बाय सी, तो वो कितना आ जाएगा? सी की परसेंटेज दैट इज 2/100। अब इन प्रोबेबिलिटीज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 25/100 into probability of defective given that A ने बनाया, तो that is 5/100, plus probability of B, तो that is 35/100 into probability of defective given that B ने बनाया, तो that is 4/100, plus probability of C ने बनाया, तो that is 40/100 into probability of defective given that C ने बनाया, तो that is 2/100। ठीक है, तो that is it, this is the final probability। तो ये कितना आ गया? 125 plus 35 into 4 140 plus 80। Sir, 345 by 1 4 zeros। ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक, 345 by 1000, तो Sir, 0.0, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो 0.0345 आ गया ना। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस ये हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सर लेकिन डिफेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि ए से भी डिफेक्टिव है और बी से भी डिफेक्टिव है? तो वो सब कुछ काउंट हो रहा है ना, टोटल डिफेक्टिव होने के चांसेस ये हैं। देखो भाई, अब जो हमने सिलेक्ट किया या तो वो ए से होगा, अब दोनों से तो हो नहीं सकता ना, दोनों मशीन मिलके तो बना रही है, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं ना। सबसे पहले हमने क्या बोला? टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये जो इवेंट्स हैं E1 E2 E3 सारे के सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, मतलब दो चीजें मिलके नहीं बना सकती। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई वो ए से भी डिफेक्टिव आ रहा है एंड बी से भी डिफेक्टिव आ रहा है, नहीं, क्योंकि बनाई एक मशीन रही है ना एट ए टाइम एक चीज को। बात समझा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा वासु,
अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इसका अगला स्टेप क्या होगा, जो बेस थ्योरम हमें करनी है, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या होता है कि अब जो प्रोडक्ट हमने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की नहीं निकाली। नाउ इट इज गिवन दैट कि जो हमने प्रोडक्ट निकाला इट इज डिफेक्टिव, ठीक। इट इज गिवन दैट जो हमने प्रोडक्ट निकाला उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। अब हमें इट इज गिवन दैट कि जो हमने प्रोडक्ट निकाला इट इज डिफेक्टिव, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज मेड बाय ए। बात समझे? तो क्या उसको ए ने बनाया, क्या चांसेस है उसको बी ने बनाया, क्या चांसेस है उसको सी ने बनाया, ठीक है। वो क्वेश्चन है तुम्हारा वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं तुम्हारा वाला क्वेश्चन भी अभी हो जाएगा कि पहले डिफेक्टिव डिफेक्टिव गिवन दैट ए बिल्कुल बिल्कुल। फ्रॉम ए। अब देखो जरा, देखो मैं पूरा क्वेश्चन वासु का बता रहा हूं। ओके, एक सेकंड। तो मेरा मैसेज कॉपी कर लो ना। मैसेज कॉपी नहीं होता इसके अंदर। तो हो जाता है, मैंने भी तो वैसे ही करके दिया था। नहीं, चैट के अंदर मैसेज नहीं कॉपी होता, मैंने वही कर किया अभी। जूम की चैट में कॉपी नहीं होता। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। मेरे पास और भी तरीके हैं भाई। देखो, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। बॉक्स 1 कंटेन्स 30 cards number 1 to 30. Box 2 contains 20 cards number 31 to 50. A block is selected at random and a card is drawn from it. The number of the card appeared found to be non-prime. ठीक है। तो देखो ये चीज जो है, इस चीज को अभी भूल दो, ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया। अब इसकी जगह मैं ये क्वेश्चन बोलता हूं, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट ना, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of it being प्राइम नंबर बोला, नॉन प्राइम, ओके नॉन प्राइम। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा तो ये क्वेश्चन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। ये डिफरेंस एक्चुअली में क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जाएगा। क्यों? अब ये ग्रीन वाली लाइन अभी भूल जाओ, ठीक। ये जो चीज मैंने लिखी थी ये भूल जाओ, अभी ये जो क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है, ये भूल जाओ। अब वो क्या बोल रहा है कि दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक। बॉक्स 1 के अंदर 1 to 30 एंड बॉक्स 2 के अंदर, ठीक है, 31 to 50 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब बॉक्स दोनों में से पहली बात तो एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट किया, फिर उस बॉक्स में से एक रैंडमली कार्ड निकाल लिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो कार्ड निकाला है हमने वो नॉन प्राइम होगा, तो ये आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि नॉन प्राइम हमारा बॉक्स 1 से भी आ सकता है, बॉक्स 2 से भी आ सकता है। वासु क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। तो नॉन प्राइम होने के, इस क्वेश्चन के थ्रू नॉन प्राइम होने के चांसेस क्या होंगे, ठीक। नॉन प्राइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम, ठीक, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम एंड इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम एंड इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नॉन प्राइम फ्रॉम बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नॉन प्राइम फ्रॉम बॉक्स 2। बात समझा भाई वासु? हाँ जी। अब मेरे को ये बता भाई, बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने के चांस, दो बॉक्सेस हैं, दोनों में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे वासु? दोनों में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/2। परफेक्ट, ये 1/2 इनटू ये प्लस ये भी 1/2 इनटू ये चीज। अब ध्यान से देख, अब बॉक्स 1 के अंदर से नॉन प्राइम आने के चांसेस क्या हैं, तो इसके अंदर कितने प्राइम होते हैं कितने नॉन प्राइम होते हैं वो अपने को देखने पड़ेंगे। बात समझा? तो प्राइम कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है ना। ये तेरे आ गए टाइम कितने आ रहे प्राइम, 3 3 3 4 10, तो 10 प्राइम आ रहे हैं, तो नॉन प्राइम कितने होंगे 20, तो इधर आ जाएगा 20/30, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स 2 के अंदर देखें, 31 के बाद 31 से 50 के अंदर, तो 31 नॉन प्राइम होता है, और जल्दी बोल जरा, 37 47 41 41 43 43 47 47, ठीक है, तो 5 होते हैं,
ठीक है, ये है ना? 15/20 आ जाएगा। सर 39 भी तो 39 नहीं भाई, 13 का होता है ना वो तो। 39। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझा क्वेश्चन क्या था, मतलब इस क्वेश्चन को टोटल प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बात समझा? हाँ जी। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब जो वासु तुम्हारा क्वेश्चन था वो डिफरेंट कैसे है, ठीक है, अब दोबारा देखो जरा। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम। अब देखो, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में, और वो गिवन है कि ये तो हो गया, यानी कि जो कार्ड सिलेक्ट किया वो नॉन प्राइम आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 से आया? अब यहां से उल्टा चलना होता थोड़ा सा। देखो ये चीज तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसके अलावा अब इसके थ्रू अंदर उल्टा चलना है कि क्या, देखो कि जो नॉन मैंने नंबर सेलेक्ट किया वो गिवन दैट भी नॉन प्राइम आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 के थ्रू आया, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स 2 के थ्रू आया। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी। राइट? अच्छा, अब नाउ आई विल इंट्रोड्यूस बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम एक्चुअली में जो होता है ना, ये एक एडिशनल कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है, इसी का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन होता है जो बेस थ्योरम होता है। तो अब ध्यान से देखो, बेस थ्योरम के अंदर क्या चीज आती है, सेम चीज पहले आएगी, मैं इसको फिर बेस थ्योरम के थ्रू करके दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम क्या बोलती है कि सेम प्रोसेस है, ठीक, जो हमने पहले किया था, दैट इज पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को हमने n इवेंट्स के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एंड सो ऑन टिल दिस इज En। ठीक है, अब इवेंट E के होने के जो चांसेस होंगे, या तो वो E1 के थ्रू हो सकता है, या तो E2 के थ्रू हो सकता है, या तो E3 के थ्रू हो सकता है, सो ऑन टिल या तो E4 के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये E इवेंट है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E, ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E, ठीक, दैट वुड बी probability of E intersection E1 plus probability of E intersection E2 plus probability of E intersection E3 plus so on till probability of E intersection En। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज के बाद तो हमें मालूम है, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा के हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब बेस थ्योरम क्या बोलती है, बेस थ्योरम अब इसके बाद आएगी। मतलब याद रखना, बेस थ्योरम के अंदर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, ये उसके आगे एक स्टेप है। अब वो बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट इवेंट E हैज हैपेंड। अब इवेंट E के होने के चांसेस नहीं निकालने हमें क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्या निकालने हैं, अब गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि E हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट E has happened through event let's say E2। तो वो क्या बोल रहा है कि इवेंट E हुआ है, तो क्या चांसेस हैं जो इवेंट E हुआ है वो इसके थ्रू हुआ है, तो इसके चांसेस क्या होंगे। तो देखो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E। ठीक, हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट E हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट E2 के थ्रू हुआ है। ठीक, तो बेस थ्योरम के अंदर हमें ये चीज निकालनी होती है। अब ये चीज क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा मेरे को, E2 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली जो चीज होती है ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में बेस थ्योरम के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा सारा का सारा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 intersection E divided by probability of E की वैल्यू, that is E intersection E1 plus probability of E intersection E2 plus probability of E intersection E3 plus so on till probability of E intersection En। So this will give me the probability of happening event E through
इवेंट E2। ठीक है, अब ध्यान से देखो हुआ क्या। बेस थ्योरम के जो बेस थ्योरम है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो क्या हुआ, जो भी बेस थ्योरम के अंदर करना है हमें, वो क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट की है उसको डिनोमिनेटर में रखो, एंड जो भी इसके पार्ट के अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है उसको न्यूमरेटर में रखो। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। तो ये हमारी बेस थ्योरम बन जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन लो जो पिछला वाला क्वेश्चन था, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अब वो क्या बोल रहा है कि जो कार्ड हमने निकाला है, इट इज गिवन दैट इट इज फाउंड दैट इट इज नॉन प्राइम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 के थ्रू आए, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि वो बॉक्स 1 के थ्रू आए, गिवन दैट इट इज नॉन प्राइम। वासु क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 एंड नॉन प्राइम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम। तो भाई नॉन प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी तो हमने ये निकाली थी कि नॉन प्राइम तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के थ्रू हो सकता है। तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 एंड नॉन प्राइम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 एंड नॉन प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 एंड नॉन प्राइम। तो क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी को हमने डिनोमिनेटर में रखा और उसका जो पार्ट की होने की जिसके थ्रू होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट इज बॉक्स 1, उसको हमने पकड़ के न्यूमरेटर में रख दिया। वासु क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो इस चीज का फिर आंसर क्या आ जाएगा जो तुमने क्वेश्चन पूछा था इसका, देखो ये चीज आ जाएगी डिनोमिनेटर में सारी की सारी, और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या जाएगा, दैट इज न्यूमरेटर में आएगा 1/2 इंटू 20/30 टोटल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 20/30 प्लस 1/2 इंटू 15/20। वासु क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देखो जरा, अब क्या 1/2 1/2 1/2 कटा, ये 0 ये 0 ये 0 कटा, तो क्या बन गया ये 20 चलो इसका आंसर नीचे निकाल के दिखाता हूं, फालतू के इधर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो क्या बना ये 20/3 डिवाइडेड बाय टोटल, ये चीज क्या चली जाएगी एलसीएम लेने के बाद, नीचे 3 है और इधर 2 है, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 2 to the 4 40 प्लस 15 3 the 45, तो दैट इज 85/6। तो ये आ जाएगा 20/3 इंटू 85 और ऊपर 6 आ जाएगा, 3 1 3 2 5 17 5 4 8/17 इज द आंसर। वासु क्लियर हुआ? देखो में बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बेस थ्योरम। अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, तुम्हारा मोटिव बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी थ्योरम के, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस को अभी बिल्कुल बेस समझना होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले कंसेप्ट को समझो अपने आप। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो भैया अपने आप सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बट कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। वासु क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे बेस थ्योरम अप्लाई हो रही है अब? हाँ जी सर, मैं ऐसे किसी और तरीके से लेके जा रहा था। नहीं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम के बीच में डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो तो मैं इसको +1 के मेथड से पता नहीं कैसे नहीं होगा। ठीक है, ये सारा का सारा है ही इसका ट्वेल्थ का कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा। अब जैसे मैं अगेन जो पहले क्वेश्चन किया था हमने ये मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसी को क्वेश्चन को लेता हूँ एंड इसको मैं बेस थ्योरम में कन्वर्ट करता हूँ एंड फिर देखते हैं कि इसका क्या चीज जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पहले हमने क्वेश्चन क्या बोला था कि हमने एक प्रोडक्ट निकाला एंड वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा। अब इसका बेस थ्योरम का क्वेश्चन क्या जाएगा, अगर इसी चीज को मैंने बेस थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हटा के अब बेस थ्योरम का क्वेश्चन क्या जाएगा कि अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव ठीक है, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, नो फॉरगेट दिस पार्ट। अब यहीं से कंटिन्यू करो। अ प्रोडक्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक, and it is found to be defective. ठीक है, what is the probability that it is manufactured by machine B? ठीक है, तो जो पहले जिस चीज के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे होने की, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, अब वो चीज यहाँ पे गिवन होती है कि यस इट इज फाउंड दैट इट इज डिफेक्टिव। ठीक, लेकिन याद रखना टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालनी ही पड़ती है क्योंकि उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है और उसी का जो पार्ट जिसके थ्रू होने की चांसेस पूछ रहा है उसी को सिर्फ न्यूमरेटर में रखना होता है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी? तो हमें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव।
तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय बी एंड इट इज डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। एंड डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है इसकी हम निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी हम निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी एंड डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव ए के थ्रू भी हो सकता है, तो डिफेक्टिव एंड ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड सी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगेन वही चीज हुई कि डिनोमिनेटर में हमने रखा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट हमें चाहिए जिसकी अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको न्यूमरेटर में रख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो जो पहले हमने किया वही अभी इधर करेंगे, वही चीज मैं इधर नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज, तो ये हमारी कैलकुलेशन है और बी का जो पार्ट है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, अब देखो इसको रखेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, ये बी वाला पार्ट। तो क्या आ जाएगा 35/100 इंटू 4/100। तो सबसे तो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये देखो 100 100 100 100 100 100 100 100 तो क्या आ गया 140 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 140 प्लस 80, so that is 140 डिवाइडेड बाय 345। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? यस सर, क्लियर है। यस सर। 5 पे करके 28/69 आ जाएगा, तो वट एवर इट इज ये जो भी है ये आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का क्लियर हुआ बेस तेरा? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है ठीक है ठीक है। आदित्य भाई? हाँ जी, हो गया सर। ठीक है। राजवीर, दिया? क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब चलो, अब इसी के क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, किस तरीके से क्या चीजें हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। सर हाँ जी, सर मैंने ना एक बार ऐसी प्रॉब्लम सुनी थी, आई गेस उस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर नेम था, द इवेंट शो प्रॉब्लम। क्या, कौन सी शो प्रॉब्लम? इवेंट शो प्रॉब्लम। ओके, तो उसमें आई गेस आपने भी सुनी होगी कि 3 दरवाजे होते हैं, 2 के पीछे कुछ रैंडम सी ओके चीज होती ओके है। ओके ओके ओके, वो गॉड प्रॉब्लम जो है। हाँ हाँ हाँ, वही वाली। हाँ हाँ हाँ, वो कैसे करते हैं? वो भी डिस्कस करेंगे, मैं वो भी करा दूंगा। ओके सर। ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ये एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है ये एक मूवी के थ्रू फेमस हुई थी। ठीक है, मूवी का मेरे को एक्चुअली में नाम भूल गया अभी। Sir, maybe Joker. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, oh, sir, Gambling IT, based। IT. नहीं 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 भाई, मैं बोल रहा हूँ नहीं, गैम्बलिंग बेस्ड मूवी है। ठीक है, तो ये जो लड़का दिखाया है जो बेसिकली ये चीज़ें करता है, वो MIT का या मतलब शायद, हाँ MIT का शायद स्टूडेंट होता है, या MIT में एडमिशन करने के लिए वो जाता है, तो वहाँ का स्टूडेंट, काफ़ी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, ऐसा दिखाया गया मूवी में। अब इट्स अ फिक्शस और ट्रू स्टोरी, वी डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहले आओ इसके जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, दैट इज की सर, आपने होमवर्क नोट कब देने हैं? भाई इसके बाद, क्लास के बाद लूंगा ना। 3 दिन हो गए, बहुत सारे हो गए ना। कोई बात नहीं, क्लास के बाद लूंगा ना। ओके। ओके, a card question is a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn and are found to be hearts. ठीक है, find the probability of missing card to be a heart. ठीक है, ट्राई करो जरा।
हाँ जी, तो अब ध्यान से देखो, इस चीज को, स्टेटमेंट को पकड़ा दो, ठीक है। तो दो कार्ड्स के निकाले एंड वो हार्ट्स आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मिसिंग कार्ड है वो भी हार्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको पहले टोटल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या जाएगा कि दो कार्ड्स निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टू हार्ट्स। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि जो मिसिंग कार्ड है वो हार्ट है या नॉन हार्ट है कार्ड है, ठीक है ना। कि जो मिसिंग कार्ड है वो हार्ट्स वाला कार्ड है, तो दो हार्ट्स आने के चांसेस अलग हो जाएंगे, और अगर वो मिसिंग कार्ड नॉन हार्ट है तो दो हार्ट्स को सिलेक्ट करने के चांसेस अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें टू कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट्स कार्ड इज मिसिंग, नॉन हार्ट कार्ड इज मिसिंग। अगर नॉन हार्ट कार्ड मिसिंग है तो इस केस में नॉन हार्ट वाले कितने कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। 39 होते हैं, हार्ट्स होते हैं 13, तो टोटल नॉन हार्ट्स कितने होते हैं 39, 39 में से एक गया तो दैट इज 38, एंड हार्ट्स वाले कार्ड कितने हो जाएंगे 13। एंड इन केस हार्ट्स कार्ड इज मिसिंग, तो हार्ट्स के कार्ड्स के हो जाएंगे तो 12, एंड नॉन हार्ट्स के कार्ड हो जाएंगे 13। ओके राजवीर, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। ओके, अब ये चीज सोचो कि इसके बाद जो दो कार्ड्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों हार्ट्स आ रहे हो, इसके थ्रू भी आ सकते हैं, वो इसके थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है, वो किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, अब probability of getting two heart cards after this, that will be probability of getting two hearts, and जो पहला जो था वो हार्ट कार्ड मिसिंग हुआ था, हार्ट कार्ड मिसिंग, और probability of getting two hearts and non heart card is missing, ठीक है। तो क्या probability आ जाएगी, ये probability of getting heart missing into probability of getting two hearts given that heart is missing, plus probability of getting non-heart card missing into probability of getting two hearts given that non-heart card is missing, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हार्ट्स कार्ड के मिस होने की प्रोबेबिलिटी होगी, पहले तो 52 कार्ड्स में से थे ना, 52 कार्ड्स में से एक हार्ट कार्ड के मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि 1/4 ही तो 13/52, राइट। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू, अब एक हार्ट कार्ड मिस हो गया, अब इसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अब इसके अंदर से दो हार्ट्स को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे 12C2 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं 51, तो 51C2 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 51C2, ठीक है। अच्छा, नॉन हार्ट कार्ड मिस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली 3/4 इंटू, अब नॉन हार्ट में से अब दो हार्ट्स को सिलेक्ट करना है, इसमें से दो हार्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2, ठीक है। अच्छा, अब इट इज गिवन दैट इट इज द कार्ड्स आर फाउंड टू बी हार्ट्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हार्ट कार्ड मिस हुआ था, तो हमें इसके होने के चांसेस निकालने, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट हार्ट कार्ड इज मिसिंग गिवन दैट जो टू कार्ड्स फाउंड हुए वो दोनों कार्ड्स टू हार्ट्स के हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड इज हार्ट्स गिवन दैट टू हार्ट कार्ड्स हमें फाउंड हुए, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज हार्ट्स एंड टू हार्ट कार्ड फाउंड हुए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट कार्ड्स, ठीक है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड इज हार्ट एंड टू हार्ट कार्ड्स डिवाइडेड बाय टू हार्ट कार्ड्स, तो टू हार्ट कार्ड्स क्या आ जाएंगे, अब ये वाली सारी की सारी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट्स एंड हार्ट कार्ड इज मिसिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट्स एंड नॉन हार्ट कार्ड इज मिसिंग, तो ये क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, तो डिनोमिनेटर में तो ये सारी की सारी चीज आ जाएगी हमारी, दैट इज 1/4 इंटू 12C2 बाय 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दैट इज 1/4 इंटू 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2। तो ध्यान से देखो,
51C2 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 सबका कटेगा, 4 4 4 सबका कटेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 12C2 डिवाइडेड बाय 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो 12C2 कितना आ जाएगा, दैट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ये कटेगा तो 12 इंटू 11 2 कटा तो 6, तो दैट इज 66 डिवाइडेड बाय ये 66 प्लस 3 इंटू 13C2, तो 13C2 कितना आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, ये कटेगा तो 13 इंटू 12 2 कटा तो 6, तो 13 इंटू 6 दैट इज 78। ठीक है, या फिर इसको 13 इंटू 6 ही रखो, तो 6 पे ऊपर नीचे कटेगा तो इधर आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 11 एंड इधर ये, तो क्या आ जाएगा 11 ओवर 11 प्लस 39, तो दैट इज 11 बाय 50। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, इसके अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अभी भी मेरे को पहले वो बताओ। क्लियर है सर? अनन्या क्लियर हुआ? यस सर। दक्ष, दिया, काव्या? यस सर। Yes, sir. ठीक 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 है, तो चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो डन।